नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है भारत के आयोग और समितियां। बहुत ही शानदार विषय है। अगर आप अंत तक देखेंगे इसको तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपके साथ लगातार बना रहूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और उनका पूरा डिटेल हर आयोग का आपको आज मिलने वाला है। ये मेरी गारंटी है कि इसके अलावा आपको और कोई वीडियो भारत के आयोग और समितियों के लिए नहीं देखना होगा। तो विश्वास बनाकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। और यहां से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा अगर आप मेरा आज का ये वीडियो ये सेशन कंप्लीट करेंगे। तो भारत के आयोग और समितियां, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है अभिषेक प्रताप सिंह। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख आयोग और संवैधानिक निकाय की। पहला प्रश्न है आपका कि सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है, वो कौन सा है आपको बताना है। केंद्र राज्य संबंध, बैंकिंग सुधार, चुनाव सुधार या पुलिस सुधार। बताइएगा, सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। सही उत्तर है आपका केंद्र राज्य संबंध। गठन सरकारी आयोग का गठन जून 1983 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष थे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया। उद्देश्य है इसका, मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन और संबंधों की जांच करना। रिपोर्ट आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की जिसमें 247 सिफारिशें की गई थीं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 324, 280, 315 या 148। बहुत ही आसान उत्तर है, आप सभी को पता है। यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 280। संवैधानिक प्रावधान है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति को प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के वितरण और राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के सिद्धांतों पर सिफारिश करना है। संरचना इसकी, इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहला आयोग प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मंडल आयोग का संबंध किससे था? अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से, भाषाई अल्पसंख्यक के अधिकारों से, पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। सही उत्तर है आपका यहां पर सी ऑप्शन, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से। पूरा नाम है, इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है। इसका गठन 1979 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा किया गया था। अध्यक्ष इसके थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी कि बीपी मंडल। सिफारिशें क्या की गई थी? आयोग ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की जिसे 1990 में बीपी सिंह सरकार ने लागू किया था। अगला प्रश्न है आपका कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या संसद। सही उत्तर है आपका यहां पर सी ऑप्शन, राष्ट्रपति। संवैधानिक निकाय यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक मिलता है। आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल की अगर बात की जाए तो सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद धारण करते हैं। इसका मुख्य कार्य भारत सरकार की विभिन्न सेवाओं के लिए नियुक्तियों हेतु परीक्षाएं आयोजित करना है। अगला प्रश्न है आपका कि कोठारी आयोग का गठन किस क्षेत्र में सुधारों के लिए किया गया था? प्रशासनिक सुधार, कर सुधार, पुलिस सुधार
या शैक्षिक सुधार? और इसका सही उत्तर है आपका शैक्षिक सुधार। कोठारी आयोग की स्थापना 1964 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे, जो उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, यानी कि यूजीसी के। इसका उद्देश्य भारत में शिक्षा के सभी पहलुओं की जांच करना और इसके विकास के लिए एक सामान्य नीति की रूपरेखा तैयार करना था। प्रमुख सिफारिशों की अगर बात की जाए तो इसने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया, जिसे बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अपनाया गया था। तो कोठारी आयोग किसके लिए था? शैक्षिक सुधारों के लिए था। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सीबीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? सरकारिया समिति, संथानम समिति, बलवंत राय मेहता समिति या नरसिम्हम समिति? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, संथानम समिति। सीबीसी की स्थापना फरवरी 1964 में हुई थी। सिफारिशें थी कि इसकी स्थापना भ्रष्टाचार की रोकथाम पर गठित के संथानम की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की गई थी। वैधानिक दर्जा भारत में एक कार्यकारी निकाय था, लेकिन 2003 में संसद द्वारा पारित एक कानून के माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा दिया गया है। कार्य है, ये भारत के प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, कोई भी सेवारत न्यायाधीश को या राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति? बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। स्थापना एनएचआरसी की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। 2019 में एक संशोधन हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया कि कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सहित अध्यक्ष बन सकता है। तो यह सर्वोच्च न्यायालय का होना जरूरी है। और 2019 से पहले सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष बन सकता था, लेकिन इसमें एक संशोधन किया गया 2019 में। अब सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है सदस्यों की भी और अध्यक्ष की भी। ये एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश भी की जाती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 10, भाग 15 या भाग 18 या भाग 20? बताइएगा भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, भाग 15। अनुच्छेद 324 से 329 तक भारत निर्वाचन आयोग फैला हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। यह भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का संचालन करता है। अगला प्रश्न है आपका कि साहा आयोग का गठन किस लिए किया गया था? बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच के लिए, 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए, या आपातकाल के दौरान की गई जातियों की जांच के लिए, या बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए? तो साहा आयोग का गठन की सिफारिश किस लिए की गई थी? सही उत्तर है आपका आपातकाल 1975 से 77 के दौरान की गई जातियों की जांच के लिए। जनता पार्टी सरकार द्वारा 1977 में इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेसी शाह थे। इसका मुख्य कार्य 1975 में लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सत्ता के दुरुपयोग और जातियों और कदाचार के सभी पहलुओं की जांच करना था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आपातकाल के दौरान हुई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया था। अगला प्रश्न है आपका 10वां, जो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश किस समिति ने की थी? अशोक, जेवीके, बलवंत राय या एलएम सिंघवी? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का गठन 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए किया गया था। प्रमुख सिफारिश, इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जिसे अंततः पंचायती राज के रूप में जाना गया। त्रिस्तरीय संरचना, समिति ने त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव दिया। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर।
बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अशोक मेहता समिति 1970 ने पंचायती राज के लिए किस मॉडल का सुझाव दिया? तो इन्होंने जो सुझाव दिया था जिस मॉडल का, वो था द्विस्तरीय। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो जनता पार्टी सरकार ने दिसंबर 1970 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया। समिति ने त्रिस्तरीय प्रणाली को द्विस्तरीय प्रणाली में बदलने की सिफारिश की। 2 स्तर थे इसमें, मंडल पंचायत 15,000 से 20,000 की आबादी वाले गांवों का समूह और शीर्ष पर जिला परिषद शामिल थे। परिणाम, सरकार के पतन के कारण समिति की सिफारिशों पर केंद्रीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। अगला प्रश्न है आपका, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की? हनुमंत राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, दांतवाला समिति या अशोक मेहता समिति? सही उत्तर है आपका यहां पर एल.एम. सिंघवी समिति। इसका गठन होता है 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा। उद्देश्य होता है लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए अवधारणा पत्र तैयार करना। ऐतिहासिक सिफारिश, यह पहली समिति थी जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की सिफारिश की। अन्य सुझाव, इसने गांवों के समूहों के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना का भी सुझाव दिया। अगला प्रश्न है आपका कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिशों पर शामिल किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति का गठन 1976 में कांग्रेस पार्टी द्वारा आपातकाल के दौरान किया गया था। इसका कार्य मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता और अनिवार्यता पर सिफारिशें करना था। परिणाम क्या होता है? समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा जाता है। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अब हम बात करेंगे आर्थिक और वित्तीय समितियों से जुड़ी हुई प्रश्नों पर। तो 14वां प्रश्न है आपका कि नरसम्मन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? कर सुधार, बीमा क्षेत्र सुधार, बैंकिंग क्षेत्र सुधार या पूंजी बाजार सुधार? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है बैंकिंग क्षेत्र सुधार से जुड़ी हुई नरसिम्हन समिति थी। भारत में वित्तीय प्रणाली के सभी पहलुओं को देखने के लिए 2 समितियां 1991 और 1998 में बनाई गईं। दोनों समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एम नरसिम्हन ने की थी। इनकी प्रमुख सिफारिशें थी कि वैधानिक तरलता अनुपात SLR और नगद आरक्षित अनुपात CRR को कम करना, ब्याज दरों को अवनियमित करना और एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली के लिए 4 स्तरीय पदानुक्रम का सुझाव शामिल था। इन सिफारिशों ने भारत में बैंकिंग सुधारों की नींव रखी थी। अब हम बात करेंगे राजा चेलैया समिति ने किस विषय पर अपनी सिफारिशें दी? निर्धनता आकलन, कर सुधार, केंद्र राज्य संबंध या निर्वाचन व्यय? सही उत्तर है आपका कर सुधार। इस समिति का गठन 1991 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य भारत की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की जांच करना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना था। सिफारिशों की अगर बात की जाए तो समिति ने कर दरों को कम करने, कर आधार को व्यापक बनाने और कर प्रशासन को सरल बनाने की सिफारिश की। इसे भारत में कर सुधारों का अग्रदूत माना जाता है। किसे? राजा चेलैया समिति को। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए लकड़वाला समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है। सही उत्तर आपको चुनना है और इसका सही उत्तर है आपका 1989, बी ऑप्शन। योजना आयोग ने 1989 में प्रोफेसर DT लकड़वाला की अध्यक्षता में इस विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत की थी। समिति ने सिफारिश की कि प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग गरीबी रेखा होनी चाहिए जो राज्य विशिष्ट मूल्य स्तरों पर आधारित हो। इसने कैलोरी की खपत को आधार बनाया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई। अगला प्रश्न है आपका कि सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी का आकलन किस आधार पर करने की सिफारिश की थी? केवल कैलोरी खपत, केवल मासिक आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और उपभोग व्यय या रोजगार की स्थिति? सही उत्तर है आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और उपभोग व्यय पर। योजना आयोग ने 2005 में इस विशेषज्ञ समूह का गठन किया। गरीबी के आकलन की पद्धति की समीक्षा करना इसका उद्देश्य था।
2009 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और बताया कि भारत की 37.2% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। अगला प्रश्न है आपका कि सी रंगराजन समिति का गठन किस मुख्य उद्देश्य के लिए किया गया था? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश, मौद्रिक नीति की समीक्षा या गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा या राजकोषीय घाटे का प्रबंधन। सी रंगराजन समिति का गठन किस मुख्य उद्देश्य के लिए किया गया था? और सही उत्तर है आपका गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा। इस समिति का गठन 2012 में योजना आयोग द्वारा किया गया था। तेंदुलकर समिति द्वारा अपनाई गई गरीबी आकलन पद्धति की समीक्षा करना। सिफारिश क्या थी? रंगराजन समिति ने गरीबी रेखा के लिए उच्च स्तर निर्धारित किए। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 32 और शहरी क्षेत्रों में 47 प्रतिदिन से कम खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब है। समिति के अनुसार 2011-12 में भारत में गरीबी 29.5% थी। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। लिब्रहान आयोग किस घटना की जांच के लिए गठित किया गया था? मुंबई आतंकवादी हमला 26/11, कारगिल युद्ध, बाबरी मस्जिद विध्वंस या सिख विरोधी दंगे। सही उत्तर है आपका बाबरी मस्जिद विध्वंस। बाबरी मस्जिद विध्वंस के 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम.एस. लिब्रहान थे। कार्यकाल: यह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले आयोगों में से एक है, जिसने अपनी रिपोर्ट 17 वर्षों के बाद 2009 में प्रस्तुत की थी। आयोग ने इस घटना को सुनियोजित बताया था। अगला प्रश्न है आपका कि नानावती आयोग का गठन मुख्य रूप से किसकी जांच के लिए किया गया था? 2002 के गुजरात दंगे, 1984 के सिख विरोधी दंगे, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है आपका 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए नानावती आयोग का गठन 2000 में एनडीए सरकार द्वारा किया गया था। इसका जो अध्यक्ष थे वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश जीटी नानावती थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2005 में प्रस्तुत की थी। न्यायमूर्ति नानावती ने 2002 के गुजरात दंगों, गोधरा कांड की जांच के लिए गठित आयोग की भी अध्यक्षता की थी, लेकिन यह प्रश्न मुख्य रूप से 1984 के दंगों के संदर्भ में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि मलीमत समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? चुनाव सुधार, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार या साइबर सुरक्षा या बैंकिंग धोखाधड़ी। मलीमत समिति। सही उत्तर है आपका आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार। इस समिति का गठन 2000 में गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.एस. मलीमत थे। उद्देश्य था इसका कि भारत की सदियों पुरानी आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा करना। इसने जांच और अभियोजन को अलग करने, अपराध पीड़ितों के अपराधियों को परिभाषित करने, अपराध पीड़ितों के अधिकारों को परिभाषित करने और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन जैसे कई सुझाव दिए थे। अगला प्रश्न है आपका कि फजल अली आयोग 1953 का संबंध किससे था? प्रशासनिक सुधार, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध या पंचायतों का गठन। सही उत्तर है आपका राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन। इसका गठन किया गया था दिसंबर 1953 में। इसने राज्य पुनर्गठन आयोग के रूप में राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। इसके अध्यक्ष थे फजल अली और अन्य 2 सदस्य थे के.एम. पड़यक्कर और एच.एन. कुंजरू। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अगला प्रश्न है आपका कि पुंछी आयोग का गठन किस विषय का अध्ययन करने के लिए किया गया था? केंद्र राज्य संबंध, पिछड़े वर्गों की स्थिति, चुनावों में धन बल का प्रयोग या न्यायिक सक्रियता। सही उत्तर है आपका केंद्र राज्य संबंध। इस आयोग का गठन 2007 में यूपीए सरकार द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी थे। सरकारिया आयोग के बाद बदलते राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में केंद्र राज्य संबंधों के लिए नए सिरे से जांच करने का उद्देश्य था इस आयोग का। आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राज्यपालों की भूमिका, अनुच्छेद 356 के उपयोग और अंतर्राज्यीय परिषद पर महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थीं। अगला प्रश्न है आपका कि नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी इसका उत्तर जानते होंगे।
सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन योजना आयोग। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। यह भारत सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है जो सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है आपका कि जेवीपी समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया या राजेंद्र प्रसाद? सही उत्तर है आपका राजेंद्र प्रसाद। इस समिति का गठन कांग्रेस द्वारा 1948 में किया गया था। इसका उद्देश्य भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे पर विचार करना था। इसके 3 सदस्य थे, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। सिफारिश समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार को अस्वीकार कर दिया था। हालांकि बाद में सरकार को यह मांग माननी पड़ी थी। अब विविध आयोग और समितियों से जुड़े हुए प्रश्न हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? 100वां, 101वां, 102 या 103? सही उत्तर है आपका 102वां संशोधन। 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया। इससे पहले यह एक वैधानिक निकाय था जिसका गठन 1993 के अधिनियम के तहत किया गया था। अब इसके पास राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोगों के समान शक्तियां हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उर्जित पटेल समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा करना, गैर निष्पादित अस्तियों की समस्या का समाधान करना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष कर संहिता का मसौदा तैयार करना। सही उत्तर है आपका कि भारत की मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा करना। इस समिति का गठन 2013 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन आरबीआई डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल ने की थी। समिति ने भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने की सिफारिश की थी, जिसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुख्य आधार बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि जस्टिस वर्मा समिति 2012 का गठन किस घटना के बाद किया गया था? 26/11 मुंबई हमला, निर्भया गैंग रेप कांड, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला या अन्ना हजारे का आंदोलन? सही उत्तर है आपका निर्भया गैंग रेप कांड। गठन हुआ था 23 दिसंबर 2012 को। एक जघन्य अपराध होता है दिल्ली में, गैंग रेप, निर्भया नाम की एक लड़की का, उसको निर्भया नाम दिया गया था। रेप पीड़िताओं का नाम उजागर नहीं किया जाता है। इसके अध्यक्ष पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा थे। महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित कानूनों में तेजी से संशोधन के लिए सुझाव देना इस समिति का उद्देश्य था। समिति ने 29 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 पारित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि लोढ़ा समिति की सिफारिशें मुख्य रूप से किस संगठन में सुधारों से संबंधित थीं? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई? सही उत्तर है आपका सी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए 2015 में इस समिति की नियुक्ति की गई थी। इसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा ने की थी। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी कांड के बाद बीसीसीआई में संरचनात्मक सुधारों के लिए सिफारिशें दी गई थीं। प्रमुख सिफारिशें थी कि एक राज्य एक वोट, अधिकारियों के लिए आयु और कार्यकाल की सीमा और सट्टेबाजी को वैध बनाना जैसी कई महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल थीं। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सी रंगराजन, सैम पित्रोदा, मोंटेक सिंह आहलुवालिया या यशपाल शर्मा? सही उत्तर है आपका सैम पित्रोदा। इस आयोग का गठन 13 जून 2005 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रसिद्ध दूरसंचार उद्यमी और नीति निर्माता सैम पित्रोदा थे। भारत को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक ज्ञान आधारित समाज बदलने का उपाय सुझाना इसका उद्देश्य था। कार्य क्षेत्र इसका था शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और सुशासन जैसे क्षेत्रों में सिफारिश दी थी। अगली जो महत्वपूर्ण समिति है वो है विवेक देवराय समिति, किसमें व्यापक सुधारों की सिफारिश की थी? नागरिक उड्डयन, भारतीय रेलवे, कोयला क्षेत्र या दूरसंचार क्षेत्र? सही उत्तर है आपका
भारतीय रेलवे। इस समिति का गठन 2014 में रेल मंत्रालय द्वारा किया गया था और रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया इस समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है आपका कि एन बोहरा समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? पुलिस सुधारों की जांच के लिए, चुनावी कदाचार की जांच के लिए, या अपराधियों और राजनेताओं के बीच सांठगांठ की जांच के लिए, न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए। सही उत्तर है आपका अपराधियों और राजनेताओं के बीच सांठगांठ की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। इस समिति का गठन 1993 में गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था। अध्यक्ष तत्कालीन गृह सचिव एन बोहरा थे। 1993 के बम ब्लास्ट के बाद महसूस किया गया कि अपराध सिंडिकेट को राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, तो समिति की रिपोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण और देश की सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभावों पर प्रकाश डाला था। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई? 2005, 2008, 2010 या 2012? और सही उत्तर है इसका 2010। एनजीटी की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण में संबंधित मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटान करना, यह एक विशेष न्यायिक निकाय है जिसमें न्यायिक और विशेषज्ञ दोनों सदस्य होते हैं। महत्व है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। अगला प्रश्न है आपका कि यशपाल समिति 1993 की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? शिक्षा में नवाचार, उच्च शिक्षा में सुधार, शिक्षा बिना बोझ के, या सबके लिए शिक्षा? सही उत्तर है आपका शिक्षा बिना बोझ के। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1992 में इस समिति का गठन किया था। समिति का मुख्य कार्य था स्कूली बच्चों पर विशेष रूप से छोटी कक्षाओं में शैक्षिक बोझ की समस्या का जांच करना। इसने पाठ्य पुस्तकों को कम करने, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने और सीखने की प्रक्रिया को अधिक आनंददायक बनाने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है आपका कि तारकुंडे समिति 1974 का गठन किस प्रमुख विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? चुनाव सुधार, कर सुधार, बैंकिंग सुधार या पुलिस सुधार? और सही उत्तर है आपका चुनाव सुधार। इस समिति की नियुक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की ओर से की गई थी। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति बीएम तारकुंडे ने की थी। भारत में चुनाव प्रणाली की व्यापक समीक्षा करना, सुधारों की सिफारिश करना इसका उद्देश्य था। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, चुनाव आयोग को एक बहुसदस्यीय निकाय बनाना और चुनाव खर्च के लिए सरकारी वित्त पोषण का सुझाव देना। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? विधि आयोग ने, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी ने, सरकारिया आयोग ने, या संथानम समिति ने? सही उत्तर है आपका प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी ने। पृष्ठभूमि बनती है लोकपाल की अवधारणा स्कैंडिनेवियाई देशों से ली गई है। 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त नामक दो विशेष प्राधिकरणों की स्थापना की सिफारिश की थी। कई दशकों बाद लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 पारित किया गया। प्रथम लोकपाल, भारत के प्रथम लोकपाल जो बने थे वो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे। अगला प्रश्न है आपका कि बी राव शिवरामन समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप किस संस्था की स्थापना हुई थी? वी शिवरामन समिति, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी। समिति का गठन 1979 में होता है और उद्देश्य था कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा करना। इसकी सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को संसद ने एक अधिनियम द्वारा नाबार्ड की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है, बताइएगा कौन सा है। और सही उत्तर है आपका बीरप्पा मोइली। इस आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को किया गया। इसके अध्यक्ष बीरप्पा मोइली थे। उद्देश्य था भारत के सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली को नया रूप देने के लिए एक विस्तृत खाका तैयार करना। आयोग ने 15 विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिनमें सूचना का अधिकार, मानव पूंजी, संकट प्रबंधन, शासन में नैतिकता जैसे विषयों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भगवती समिति ने किस विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? बेरोजगारी, लघु उद्योग, शेयर बाजार घोटाला, जनसंख्या नीति? सही उत्तर है आपका बेरोजगारी। इस समिति का गठन 1973 में किया गया था। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति पीएन भगवती थे। भारत में बेरोजगारी की प्रकृति और सीमा का अध्ययन करना और इसके समाधान के लिए
उपाय सुझाना इसका लक्ष्य था। अगला प्रश्न है आपका कि जानकी रमन समिति का गठन किसकी जांच के लिए किया गया था? सही उत्तर है आपका प्रतिभूति घोटाला यानी कि शेयर बाजार घोटाला। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1992 में इस समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष आरबीआई के डिप्टी गवर्नर आर जानकी रमन थे। 1992 के हर्षद मेहता कांड की जांच करना, जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भूमिका की पड़ताल शामिल थी। समिति की रिपोर्ट ने वित्तीय प्रणाली में कई खामियों को उजागर किया, जिससे बाद में सीबी की ओर अधिक शक्तियां दी गईं। तो जो सेबी थी उसको और अधिक शक्तियां दी गईं इस रिपोर्ट के आधार पर। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, कार्यकारी निकाय है या गैर सरकारी संगठन है? सही उत्तर है आपका यह एक संवैधानिक निकाय है। यह अनुच्छेद 338 में वर्णित है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को दो अलग अलग निकायों में विभाजित किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 है। इसे किसी भी मामले की जांच करते समय एक सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है आपका कि महालनोबिस समिति 1960 का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? सही उत्तर है आपका आय और धन के वितरण का आकलन करना। योजना आयोग ने 1960 में इस समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष प्रख्यात सांख्यिक विधि पीएसी महालनोबिस थे। यह पता लगाना कि योजना के पहले 2 दशकों के दौरान आय और जीवन स्तर में वृद्धि का वितरण कैसे हुआ और धन के संकेंद्रण की प्रवृत्ति क्या है। महालनोबिस को भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार भी माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि गोई-पोरिया समिति की सिफारिशें किस क्षेत्र से संबंधित हैं? कर सुधार, बीमा सुधार, बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार या पूंजी बाजार सुधार? सही उत्तर है आपका बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार। ठीक है, तो जो गोई-पोरिया समिति थी ये बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए गठित की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1990 में इस समिति का गठन किया था। इसके 2 अध्यक्ष बने थे, वो थे एमएन गोई-पोरिया। ग्राहक सेवा की गुणवत्ता की जांच करना इसका उद्देश्य था। समिति ने बैंक के कर्मचारियों के व्यवहार, लेन देन के समय और शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए कई सिफारिशें की थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? सही उत्तर है आपका राष्ट्रपति। अनुच्छेद 148 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। 149 में इनकी कार्य और शक्तियां वर्णित है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पूर्व हो वो निर्धारित है। भूमिका कैग भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख है और सार्वजनिक पर्स का संरक्षक होता है। अगला प्रश्न है आपका कि एके माथुर आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? सही उत्तर है आपका 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें देने के लिए। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि काका कालेलकर आयोग 1953 को किस रूप में भी जाना जाता है? सही उत्तर है आपका प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। इस आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करना इसका उद्देश्य था। आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन इसकी सिफारिशों का सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि दिनेश गोस्वामी समिति 1990 ने किस क्षेत्र में सुधारों की सिफारिशें की थी? बैंकिंग क्षेत्र, चुनाव सुधार या न्यायिक सुधार या केंद्र राज्य संबंध? सही उत्तर है आपका चुनाव सुधार। इस समिति का गठन 1990 में वीपी सिंह सरकार द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष तत्कालीन कानून और न्याय मंत्री दिनेश गोस्वामी थे। ईवीएम के उपयोग, मतदाता पहचान पत्र जारी करने और उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर सीमा लगाने की सिफारिशें की गई थी। सिफारिशों को बाद में कई वर्षों में लागू किया गया था। अगली प्रश्न है आपका कि बीएन श्री कृष्ण समिति 2017 का संबंध मुख्य रूप से किस मुद्दे से था? सही उत्तर है आपका डेटा संरक्षण और गोपनीयता। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 2017 में इस विशेषज्ञ समिति का गठन करता है। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण ने की। उद्देश्य था डेटा संरक्षण ढांचे का अध्ययन करना और मसौदा कानून तैयार करना। समिति ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2018 का मसौदा प्रस्तुत किया, जिसके बाद डेटा संरक्षण कानूनों के लिए आधार तैयार किया गया।
अगला प्रश्न है आपका कि राजभाषा पर संसदीय समिति के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था? कोठारी आयोग, सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति या बीजी खेर आयोग? सही उत्तर है आपका बीजी खेर आयोग। संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। सिफारिश, आयोग ने सिफारिश की कि एक संसदीय समिति का गठन किया जाए जो आयोग की सिफारिशों की जांच करे। इसके परिणाम स्वरूप राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि राघवन समिति निम्नलिखित में से किस सामाजिक बुराई को रोकने से संबंधित है? बाल श्रम, दहेज प्रथा, शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग या घरेलू हिंसा? सही उत्तर है आपका शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 में इस समिति का गठन किया था। अध्यक्ष सीबीआई के पूर्व निदेशक आर.के. राघवन थे। शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के खतरे की जांच करना और इसे रोकने के लिए प्रभावी उपाय सुझाना। समिति की सिफारिशों के आधार पर यूजीसी और अन्य निकायों ने रैगिंग को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए थे। तो ये रहे आपके 50 प्रश्न जो आपके समिति और आयोग से जुड़े हुए थे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। देखिए, चीज़ें आपको कुछ बोर करती हैं, कुछ आसान लगती हैं, कुछ कठिन लगती हैं, लेकिन उपाय एक ही है कि बार बार पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।